मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य वो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A आर्टिकल भाग 4A अनुच्छेद 51A डैश से लिखो कुछ इंट्रो फिर लिखाते हैं। भारतीय संविधान में डैश देकर भारतीय संविधान में इस फैन को चालू करोगे। हेलो फैन ये चालू करो। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल अधिकारों के साथ साथ मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। स्थान प्राप्त है। स्थान प्राप्त है। पूर्ण विराम। चूंकि अधिकार विहीन कर्तव्य चूंकि अधिकार विहीन कर्तव्य अधिकार विहीन कर्तव्य अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता को पैदा करते हैं। कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं। कौन? अधिकार और कर्तव्य। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। बोर्ड पे देखो, एक दूसरे के पूरक हैं। बोर्ड पे भारतीय संविधान में जब क्या लिख रहे हो जी? बाद में लिख। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में ये प्रावधान मूल कर्तव्य नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया है भारत के संविधान में। ठीक है, आगे इसके बारे में लिखेंगे। 1975 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। देश में इमरजेंसी लगा था, उसी टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उनके द्वारा एक सरदार सिंह समिति का गठन किया गया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, राज्य के लिए भी निर्देश है कि डीपीएसपी दिया गया है, पब्लिक के लिए कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भारतीय संविधान में। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
फिर आगे चलकर 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की अपना कि भारत के संविधान में कुल 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। मतलब उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। लेकिन उनमें से कुछ बातों को एक्सेप्ट करते हुए और अपने से कुछ बातों को ऐड करते हुए 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन इससे पहले भी बहुत बार चर्चा में आ गया है। 2 संविधान संशोधन हमेशा आपको सुनने में आएगा, एक तो 44वां संविधान संशोधन है और एक 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में और 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978। ये 2 संविधान संशोधन आपको चर्चा में मिलेगा। इसमें से स्पेशली 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आगे इसका टॉपिक पढ़ेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब है कि संविधान की किताब में कुछ नई बातों को जोड़ा जा रहा है और कुछ पुरानी बातों को हटाया जा रहा है, या तो जोड़ा जाएगा या फिर हटाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अनुच्छेद 368 पार्लियामेंट या संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो हमारे संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। बाकी किसी स्टेट गवर्नमेंट और अन्य अथॉरिटी को ऐसा पावर नहीं दिया गया है। तो ये काम सिर्फ कौन करेगी, संसद। तो अभी तक जितने संशोधन हुए हैं उसमें से सबसे जो लंबा चौड़ा संशोधन हुआ है वो कौन है, 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस संशोधन को। मतलब इतने संविधान में परिवर्तन किए गए, लगभग 50+ आर्टिकल में कुछ न कुछ चेंज किया गया। तो क्रिटिक्स का ऐसा मानना था कि जितना संशोधन हुआ उसका एक अलग किताब लिखा था तो एक अलग से छोटा सा संविधान का किताब लिख कर तैयार हो जाए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बहुत सारा परिवर्तन किया गया, जिसमें से एक पार्ट या एक हिस्सा ये भी था परिवर्तन का कि भारत के संविधान में पहले से भाग 4A नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सबसे पहले संविधान में एक नया भाग ऐड किया गया जिसका नाम था भाग 4A, या इसी को 4 क बोलिए, बात सब क्या है, एक समान है। और संविधान में एक नया आर्टिकल भी ऐड किया गया। डीपीएसपी पढ़े थे हम 36 से लेकर कहाँ तक, 51 तक। एक नया इसमें से आर्टिकल भी ऐड किया गया जिसका नाम था 51A, और इस भाग 4A और 51A में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में शामिल किया। कौन कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। 1975 में इसका गठन किया गया था। 1976 में इन्होंने अपनी सिफारिश की, टोटल 8 सिफारिश की कि 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। सरकार इनमें से कुछ बातों को और कुछ अपने से ऐड करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51A में टोटल 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को क्या किया, शामिल किया। तो 1976 में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। सिफारिश कितना मिला था, 8। कमेटी कौन बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भाग कितना, 4A। आर्टिकल कितना, 51 है। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी, पहली बार। आगे चलकर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 51A में संशोधन किया गया और यहाँ पे 11वें प्रकार के मौलिक कर्तव्य को एक और मौलिक कर्तव्य शामिल कर दिया गया, 11वां। तो भारत के संविधान में अबली फंडामेंटल ड्यूटीज की टोटल संख्या कितना है, 11। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसमें ये कर्तव्य बताया गया भारत के नागरिकों के लिए कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, माता पिता का दायित्व तो होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करें और उनको शिक्षा के लिए मतलब स्कूलों में भेजें। तो ये कर्तव्य निर्धारित किया गया। तो टोटल अभी कितने हैं मौलिक कर्तव्य, 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? शुरुआत में कितने थे, 10। 11वां कब शामिल किया गया, 2002 में। तभी है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज अभी संविधान में दिया गया है। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ा चर्चा में भी आ गया था। बात समझ में आ रहा है कि सेना में अगर कमी पड़ती है तो लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, ऐसी सारी बातें। यहाँ तक कोई समस्या, पहली बात। नेक्स्ट, दुनिया के अधिकांश देशों के संविधान में आप देखोगे, यूएस हो चाहे दुनिया का अधिकांश देशों के संविधान में, सभी देशों के संविधान में फंडामेंटल राइट्स अनिवार्य रूप से लगभग दिया हुआ है, मतलब मूल अधिकार है।
लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों में मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में शामिल नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्य तो है लेकिन मौलिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार शामिल नहीं किया है। इसलिए भी लगता है कि भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, तो जितने सारे बड़े बड़े कंट्री हैं, स्पेशली जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां के संविधान में मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन मूल कर्तव्य नहीं दिए गए। परंतु जितने साम्यवादी कंट्री हैं, सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जिसमें स्पेशली यूएसएसआर नाम सुने हैं, जो अभी वर्तमान में क्या है, रूस है, जो पहले में पूर्व सोवियत संघ जो पहले हुआ करता था, 1971 में यहाँ से 15 कंट्री टूटकर अलग हुए और अभी का जो रूस है तो वो रूस अभी बना है। ठीक है, तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, एक साम्यवादी कंट्री है, एक समाजवादी, वहाँ पे संविधान का पूरा सेटअप है। तो वहाँ के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किया गया, तो उसी से प्रभावित होकर भारत के संविधान में भी इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, वैसे ही हमारे संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रभावित है, रूस। मतलब रूस के संविधान से इस चीज को शामिल किया गया। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी बात, जो सरदार सरोवर सिंह समिति बनी थी तो उन्होंने ये सिफारिश किया था, अच्छा न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय तो समझ रहे हैं, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, इसका क्या मतलब है कि अगर उसका उल्लंघन होगा तो न्यायालय उसको क्या करेगा, लागू करवाएगा। डीपीएसपी में बताए थे कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वो राज्य के लिए क्या है, निर्देश है, तो राज्य उसको नहीं लागू करेगा तो न्यायालय उसको कोई लागू नहीं करवा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 37 में ही लिख दिया गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। वैसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, आप ये मौलिक कर्तव्य को आप पूरा नहीं करते हैं तो इसके आधार पर आपको दंडित नहीं किया जाएगा, आपके लिए दंड का प्रावधान नहीं। क्यों? क्योंकि अभी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। बात समझ में आ गया? ठीक है, कहने का मतलब अगर 11वां मौलिक कर्तव्य लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, माता पिता का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजे, अगर कोई नहीं भेज रहा है तो ऐसा नहीं कि मूल कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है और फिर उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो डीपीएसपी की तरह मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। यहां तक कोई दिक्कत पड़ सकती? बोलो ना जैसनो। पहली नेक्स्ट अगला एक और बात कि जो ये मौलिक कर्तव्य है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही ये मौलिक कर्तव्य फुलफिल करना है, ये किसी अन्य विदेशियों के लिए मौलिक कर्तव्य की यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य सिर्फ किसके लिए व्यवस्था की गई है, नागरिकों। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा, ये वाला जो बात लिखे हैं इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब भारत के संविधान में एक तरफ अधिकार है, आपको मिला हुआ है बहुत सारा मौलिक अधिकार, बोलो ना जी, और अभी आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में या कर्तव्य के बारे में। तो संविधान में आपको कुछ अधिकार मिला है, तो अधिकार के साथ साथ अब आपके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों की तुलना की गई, एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों की तुलना की गई है। तो अधिकार विहीन कर्तव्य करने का मतलब केवल कर्तव्य मिल जाए और अधिकार प्राप्त ना हो, विहीन मतलब नहीं मिलना। ठीक है, तो अधिकार विहीन कर्तव्य, तो ये निरर्थक है, इसका कोई मतलब है, आपसे केवल कर्तव्य आपका फॉलो करवाए जाए, आपको कुछ अधिकार ही ना मिले तो उसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो वही बात लिखा गया है, अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, परंतु आपको केवल अधिकार ही मिल जाए और कर्तव्य आपका कुछ निर्धारित ना हो तो फिर आप तो फिर उसका उल्लंघन करने लगेंगे। तो वही लिखा है कि निरंकुशता पैदा करता है, कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता को बढ़ावा देता है या निरंकुशता पैदा करता है। ठीक है, इस एवज में देखें तो मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक है। यानी देश के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार मिला हुआ है तो साथ ही साथ आपके कुछ मूल कर्तव्य को भी निर्धारित किया गया, आपको भी वो फॉलो करना है। इतना बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे फटाफट कुछ और बात लिखिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में, विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में, विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है
मूल अधिकार तो है, मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। पूर्ण विराम। साम्यवादी देशों में, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, साम्यवादी देशों में, साम्यवादी देशों में, साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा, मूल्य कर्तव्यों की घोषणा, मूल कर्तव्यों की घोषणा का उल्लेख मिलता है। मूल कर्तव्यों की घोषणा का उल्लेख मिलता है। जैसे सोवियत संघ, जैसे सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए, मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। एफडी लिखते जाओ शॉर्टकट में। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, नहीं थे। पूर्ण विराम। 1975 में, 1975 में गठित सरदार सिंह, 1975 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1975 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि, सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होनी चाहिए। सुझाव दिया कि मूल कर्तव्यों के साथ, मूल अधिकारों के साथ मूल्य कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य होना चाहिए। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए, इस समिति की अनुशंसा पर ही, इस समिति की अनुशंसा पर ही, इस समिति की अनुशंसा पर ही, अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इस समिति के अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में, द्वारा भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क
जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया, मतलब जोड़ा गया। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखे 86वें संविधान संशोधन 2002। लिखे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वें मूल को जोड़ा गया। पूर्ण विराम। एक अगला पॉइंट लिखिए, मूल कर्तव्य को, ये लिख लियो सब, लिखवाएं क्या? सोवियत संघ से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट अब आगे छोटा सा हेडिंग डाल दे के लिख दीजिए मूल कर्तव्यों की सूची। अब कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, उसको देखिए। मूल कर्तव्यों की सूची, मूल कर्तव्यों की सूची बोर्ड पर देखिए। अब नीचे जाके इसको घर पे लिख लेना है, ठीक है? कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कोई भी किताब लूसेंट वोसेंट रखे होंगे तो उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है? कितना है टोटल? 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश कितना किया था? 8। शुरुआत में शामिल कितने किए गए? 10, ठीक है? अभी कितने हैं? 11। पहले से संविधान में था? नहीं, इसको जोड़ा गया कब? 1976 में। एक नया भाग ऐड किया गया 4 क, एक नया अनुच्छेद ऐड किया गया 51 क, और 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत ही 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। आगे चलकर संविधान संशोधन 2002 86वां 86, जिसमें मूल कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत पर्सन? पहली बात। दूसरी बात, ये रैंकिंग के हिसाब से कभी नहीं पूछेगा कि पहला मौलिक कर्तव्य कौन है, दूसरा कौन है। आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। पहली बात। दूसरी बात कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल का जो भी पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन आता है। 3-4 दे देगा, कौन कर्तव्य है नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते रहता है, ठीक है? तो इसको भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है। अब इसको रट्टा नहीं लगाना है कि 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को रट्टा लगाना है, नहीं। 3-4 बार इसको रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो धीरे धीरे दिमाग में फिर क्वेश्चन के साथ जब ऑप्शन आएगा तो फिर वो समझ में आ जाएगा कि कौन से मौलिक कर्तव्य है, कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है? तो इस आइए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन 11 प्रकार के जो मौलिक कर्तव्य हैं उसकी सूची यहाँ पे दिया गया है। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य आपका है, मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, मतलब संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसका क्या करे? पालन करे। और उसके आदर्शों, यानी संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन और ये जितनी सारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर करे। बात समझ में आ गया? तो ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत दी गई है कि संविधान का पालन करे, संविधान के आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान, इस सब का आप क्या करें? पालन करिए। ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है? अब ये जबरदस्ती नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तन ये नहीं है, ठीक है? लेकिन अब इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के उल्लंघन पे तो कोई केस नहीं बनेगा, लेकिन ध्वज संहिता जो 2002 है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, जिसमें सारा व्यवस्था किया गया कि कैसे झंडा तोलन करना है, सारी व्यवस्था, झंडा का अपमान करने पर क्या होगा, नेशनल एंथम बजता है तो फिर उसमें आपको खड़ा होना पड़ेगा, ये सारा जो बातें उसमें लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज के उल्लंघन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं। बात समझ में आ गया? 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक आप नाम 2016 के आसपास एक कानून आया था जिसमें व्यवस्था किया गया था
कि सिनेमा घरों में जब भी फिल्म स्टार्टिंग होगा और फिल्म का लास्ट होगा तब नेशनल फ्लैग फहराया जाएगा और वहां पे नेशनल एंथम बजाया जाए। फिर 2016 में दिमाग में होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाद में सुप्रीम, पहले उसको 2016 में अनिवार्य बनाया गया कि जब भी फिल्म स्टार्ट होगा उसको ऐसा किया जाएगा, लेकिन फिर 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने मतलब डिसीजन को मतलब उसको रिवाइज किया कि अनिवार्य नहीं है किसी को, मगर कोई सिनेमा हॉल ऐसा करता है तब भी ठीक, नहीं करता है तब भी ठीक, तो उसका अनिवार्यता को हटा दिया है। तो उसके अलग से जो कानून है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, फंडामेंटल ड्यूटीज के उल्लंघन के एवज में कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स न्यायालय द्वारा, फंडामेंटल ड्यूटीज न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बीच बीच में फंडामेंटल राइट्स दिमाग में आ जा रहा है तो उसको फंडामेंटल ड्यूटीज ही समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या कर्तव्य है आपका? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे, ठीक है। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके प्रति भी आपका विचार भाव क्या हो, बढ़िया हो, और उनके आदर्श और इस सबको भी आप क्या करें, संजोए रखें और अपने उनका पालन करें, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण कि मतलब वो टूटने ना पाए और उसको बचा कर रखे। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसको बना के रखना सरकार की तो जिम्मेदारी है। आप देश के नागरिक होने के नाते आपका भी एक मौलिक कर्तव्य है कि आप ऐसा कोई कर्म न करें जिससे समाज की एकता प्रभावित हो, देश की संप्रभुता प्रभावित हो, देश की अखंडता प्रभावित हो, ठीक है। इसलिए आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत शामिल किया है। बात समझ में आ गया? चौथा जो मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करे, ठीक है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो अभी भारत पाकिस्तान तो सेना कम पड़ेगी, तो हरियाणा के आसपास रिक्रूटमेंट के लिए आया था कि जिसको भी आना चाहते, तो काफी बच्चे वहां पे चले गए थे कि रिक्रूट करना है तो वहां पे शामिल किया जाए, ठीक है। तो जब भी जरूरत पड़े और देश आपको आह्वान करे कि आप आइए देश की सेवा में, तो आप जाएं और राष्ट्र की सेवा करें। तो ऐसी भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज निर्धारित किया गया। अब ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, जबरदस्ती आपको उठा के नहीं चाहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन आप चूंकि अधिकार इतना आप उपभोग कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपने कुछ कर्तव्य भी पालन करिए। बोलो राजेश। नेक्स्ट, पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा बना कर रखें, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी गई है, ध्यान से घर पे जाके इसको पढ़ के समझिएगा, ठीक है। मतलब देश में भाईचारा आपको स्थापित करना है। कोई भी ऐसा न काम करे जिसके धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, प्रदेश के आधार पे, वर्ग के आधार पे कोई भी ऐसा भेदभाव न करे जिससे आपका ये भ्रातृत्व या समरसता या भाईचारे की भावना क्या हो, खंडित हो, ठीक है। साथ ही साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान उनके के क्या हो, वृद्ध हो, ठीक है। तो ये पांचवा प्रकार का मौलिक कर्तव्य। छठा, हमारे समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण, मतलब हमारा जो इतिहास और वो कल्चर रहा है उसको भी आप मतलब बनाकर रखें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव आते हैं की रक्षा करें और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, क्रूरता न रहे, दया भाव रखना है। किसके मात्र? प्राणी मात्र, मतलब जीवों के लिए आप क्या रखें, दया भाव रखें, ठीक है। वन, झील, नदी, इस सब के भी आप क्या करें, संरक्षण करें, ठीक है। आपके गांव में मनरेगा के द्वारा 100-200 पौधे लगे हैं और 2 गाय भैंस उसको खुला चढ़ रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी उस रास्ते से गुजर रहते हुए लाठी लेकर उस सबको क्या करें, भगाएं। बोलो ना, जैसे बड़ा पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते, छोटा पर्यावरण का कम से कम तो आप रक्षा करें, जितना आपका अधिकार क्षेत्र में उतना तो करें आप। बोलो ना जैसे। तो ये भी प्रावधान किया गया है, ये भी आपका एक प्रकार का फंडामेंटल ड्यूटीज है। आठवां क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन के सुधार की भावना विकसित करें। तर्कशील बने और ज्ञान अर्जन का भावना, मतलब ज्ञान आप क्या करें, अर्जन करें, ये भी आपका एक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा को दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो किसी प्राइवेट के नाम पे नहीं है, वो सब क्या है, सरकारी है, उसी को हम सार्वजनिक संपत्ति बोलते हैं। तो इसको सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या करें, दूर रहें, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करें। उत्कर्ष
और बढ़ने और सतत प्रयास जिससे राष्ट्र की प्रगति हो और निरंतर बढ़े उपलब्धि के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। मतलब खुद का विकास करें, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य कि आप राज्य का विकास करेंगे और लास्ट में राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। ये भी आपका मूल कर्तव्य है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य 2002 में ऐड किया गया, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है, और उसको स्कूल के लिए क्या करे, भेज। ये आपका 11वां प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। बात समझ में आ गया? तो ये टोटल 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए। तो आप इसको अब नीचे संविधान में मतलब इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? तो नीचे एक पन्ना पूरा छोड़ दीजिए और आगे कुछ और बात लिखिए। मूल अधिकारों की सूची इसको घर पे लिखेंगे, कॉपी में इसको लिखना है। हो गया? नेक्स्ट नीचे लिखिए, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात किसी नागरिक द्वारा 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 नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो। किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो। मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो। नहीं किया जा रहा हो तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। पूर्ण विराम। कोई दिक्कत समस्या? तो ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ इसमें विशेष नहीं है। बस मुश्किल से 10 को बातें इसमें दिमाग में रखना है। पहले से संविधान में शामिल नहीं था। इसको शामिल करने के लिए सबसे पहले 1975 में एक कमेटी बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। उसके बाद से उन्हें सिफारिश किया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, बहुत सारा उससे परिवर्तन हुआ, जिसमें से एक परिवर्तन भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को ऐड किया गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। आगे चल के 86वें संविधान संशोधन 2002 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इस प्रकार भारत के संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसमें कितने शामिल करने का सुझाव दिया था? 8। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, कंपोनेंट है एक दूसरे के पूरक है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सोवियत रूस से लिया गया है, सोवियत संघ या सोवियत रूस से इसको या रूस से इसको लिया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। एक लाइन छूट गया, लिखिए इसको। मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है। मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है। मूल कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है। सिर्फ नागरिकों के लिए है। पूर्ण विराम। कोई दिक्कत? तो ये था आपका पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे आके आपका भारतीय संविधान का कहाँ कहाँ पे हमने पार्ट भाग 1 कंप्लीट कर लिए हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4, ठीक है। उसके बाद से देखे थे हम भाग 2 नागरिकता 5 से लेकर 11। उसके बाद से देखे थे भाग 3 12 से लेकर 35 मूल अधिकार के बारे में। उसके बाद से देखे थे भाग 4 36 से 51 डीपीएसपी के बारे में। अभी देखे थे भाग 4A और आर्टिकल देखे थे 51A। ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। अब आगे जो आपका आएगा भाग 4A के बाद आएगा भाग 5,
ठीक है, बहुत बड़ा भाग है क्योंकि इसमें अब आर्टिकल शुरू होगा 52 से और ये चलेगा कहाँ तक 151। तो लगभग 100 आर्टिकल के बारे में अब आगे भाग 5 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो बात आपको बताई गई है भाग 1 से लेकर 4A तक, और यहाँ पे जो आर्टिकल है 1 से लेकर 51 ही आपके फिंगर टिप पे एकदम याद होना चाहिए। इसको आपको समय समय पर रिवीजन करके याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं। अब आगे जो भी आर्टिकल मिलेंगे बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा उसी को लिखना है। जैसा भी 100 आर्टिकल है तो 100 आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ेंगे आप। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं या बातों को समझने के लिए आवश्यक है, उसके बारे में आप लिखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? तो आगे अब अगली कक्षा होगी किसके बारे में भाई? भाग 5 के बारे में। तो आगे अब हम पढ़ेंगे भाग 5, जिसमें स्पेशली संघ सरकार या केंद्र के बारे में बात है। ठीक है, केंद्र में अगर जाएंगे तो केंद्र या संघ में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट, ये सारा चीज इसमें आएगा। क्लास अब्सेंट नहीं करना है क्योंकि भाग 5 जितना बेहतर से समझेंगे भाग 6 उतना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर डिस्कशन भाग 5 में ही होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब होगा टेस्ट। इससे पहले जितनी क्लासेस चली हुई हैं उसका टेस्ट होगा। अब पहले टेस्ट से पहले एक वीडियो पहले हम बनाएंगे PYQ के, मतलब MCQ के ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एक वीडियो, उसको आप देखेंगे पहले। उसके बाद से फिर अब मतलब जितना पढ़ा दिया गया, पढ़ाने के बाद से जाकर नोट्स पढ़िए पूरा सारा बढ़िया से। उसके बाद से फिर नोट्स पढ़ने के बाद कोई रेफरेंस बुक, किताब घर पे रखे हैं तो इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद से उसके बाद से क्वेश्चन जरूर लगाइए। ठीक है, MCQ लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ लेना मुनासिब नहीं है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन लगाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो लूसेंट से लगाइए या फिर घटना चक्र का किताब टेलीग्राम पे डाला गया PDF, घटना चक्र से लगाइए। ठीक है, हमको इधर टाइम मिलेगा तो इसको प्रैक्टिस करवाएंगे आज या कल में। पूरा क्वेश्चन जितना इधर भी बचा है 40-50 क्वेश्चन का एक एक, उसके बाद से फिर आगे भाग 5 शुरू होगा। तो अगर टेस्ट मतलब आज के बाद से टेस्ट अनाउंस है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अपना पढ़ के, लिख के, समझ के, MCQ पूरा लगा के पूरा आप तैयारी के साथ आए। कल भी टेस्ट हो सकता है, परसों भी हो सकता है, जब मर्जी तब हो सकता है। ठीक है, उस समय बहाना नहीं कि सर हम पढ़े नहीं थे और इसलिए टेस्ट में कम नंबर आ गए। तो पहले से पढ़ ओढ़ के। ठीक है, आगे चर्चा जारी रहेगा भाग 5 से। कोई दिक्कत? ओके।